everyone, welcome back to the channel and welcome to this new idiom class. So this is our 15th part और इसमें हम लोग करेंगे कुछ idioms और ये जो idioms हैं ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मीन्स आप कितनी भी ग्रामर कर लो या कितनी भी वोकैब कर लो, दोनों को इक्वल लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वोकैब भी एक क्रूशियल पार्ट बनता जा रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, बिल्कुल ग्रामर की तरह। सो वोकैब के अंदर हम लोगों ने सिनोनिम्स किए कुछ पार्ट्स, हम लोगों ने इंटोनिम्स किए, अभी हम लोग एडियम्स कर रहे हैं। एडियम्स के बाद हम लोग OWS की क्लासेस भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे 10 इडियम्स। ठीक है, और अगर आप लोग इनको क्लासेस के अंदर समझ लेंगे अच्छे से, फिर इनको सेकंड और थर्ड टाइम रिवाइज कर लेंगे, तो इतने में ही आप लोगों को ये जो इडियम्स है ये बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। आप लोग को पता है कि डेली हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं कि आज के पहले हम लोग आज वाले 10 इडियम करेंगे, देन हम जो पिछली क्लास के अंदर जो प्रीवियस क्लास थी हमारी उसमें जो हमने इडियम्स किए थे उनको भी हम रिवाइज करते हैं। मतलब डेली बेसिस पर हम लोगों को अपनी रिवीजन वाली जो आदत है उसको भी बनाए रखना है। ठीक है, और इससे ये भी पता चल जाता है भी आपने जो कल इडियम्स पढ़े थे वो आपके दिमाग में अभी कितने हैं। मतलब अगर आप एक दिन बाद ही उन इडियम्स को भूल गए तो आप 2 3 4 महीने बाद जब एग्जाम होगा तब कैसे याद रखोगे, तो उनको बार बार रिकॉल करना है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट मी, माई नेम इज पूजा दुरान और इन सभी प्लेटफॉर्म पर मैंने पढ़ाया है। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस इज 7 years. Now let's start with the first idiom. The first idiom is duck in a thunderstorm. मैंने आप लोग को पहले भी कहा ना कि कभी कभी इडियम के अंदर ना जो वर्ड्स होते हैं ना उन वर्ड्स से भी आप एक सेंस, एक मीनिंग निकाल सकते हो। डक का मतलब क्या होता है? बत्तख। ठीक है, और स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। और थंडर का मतलब होता है बहुत ज्यादा भयानक तूफान, मतलब बहुत बड़ा तूफान जो सब कुछ तहस नहस कर दिया। बत्तख सबको पता है भी पानी के अंदर होती है, पानी के अंदर रहती है। ठीक है, तो डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब तूफान आ जाएगा बुरी तरीके से, तो जो बत्तखें हैं, जो जानवर हैं, वो बेचारे क्या इधर उधर मर जाते हैं, उनके ऊपर पेड़ पौधे गिर जाते हैं या मतलब उनके साथ बहुत बुरा होता है। तो भाई तूफान में तो इंसान ही हिल जाते, ये तो फिर भी एक जानवर है जो भी बोल नहीं सकते, मतलब किसी से हेल्प नहीं ले सकते। तो जब एक बत्तख एक थंडर स्टॉर्म एक तूफान में होती है तो इसका मतलब क्या है? तूफान कोई बहुत एंजॉयबल मोमेंट तो होता नहीं कि आप एंजॉय करोगे तूफान को। तो स्टॉर्म क्या होता है? एक पेनफुल कंडीशन होती है। तो जब एक डक थंडर स्टॉर्म के अंदर होती है तो इसका मतलब होता है एक समस्या में होना या फिर व्यथा में होना, और यू कैन से एक पेनफुल कंडीशन में होना। तो डक इन अ थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है इन अ पेनफुल कंडीशन। अब यहाँ पर गाइस पता है जब आप इन इडियम्स के बारे में बात करते हो ना तो जरूरी नहीं है फिजिकल पेनफुल कंडीशन की बात हो रही है, यहाँ पर मेंटली पेनफुल कंडीशन की बात भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन अ ऑफिस, आप एक ऑफिस के अंदर काम करते हो और वहां पर आप बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशराइज किया जाता है, आपको टाइम पे आपको सैलरी नहीं दी जाती, काफी मंथ्स की आपकी सैलरी अटकी है, तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। डक इन अ थंडरस्टॉर्म मतलब एक बहुत ही पेनफुल, बहुत ही दयनीय व्यवस्था उसमें होना, स्थिति में होना। ठीक है, तो ये है। ये मत सोचो कि सच में तूफान में ही कोई बंदा होगा तभी पेनफुल कंडीशन, नहीं, मतलब किसी भी तरह की पेनफुल कंडीशन में हो ना तो आप वहां पर यूज कर सकते हो इडियम डक इन अ थंडर स्टॉर्म। नेक्स्ट इज ईट हम्बल पाई। ठीक है, ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है भाई शर्मिंदगी झेल जाना। शर्मिंदगी झेल जाना मतलब किसी ने आपकी इंसल्ट की, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक है, आपकी बेइज्जती की, आप वहां पर चुप रह गए, आप बिल्कुल वहां पर साइलेंट रह गए, मतलब आपने क्या किया? आप वहां पर चुप रह गए, मतलब आपने वो शर्मिंदगी, आपने वो जो बेइज्जती थी उसको सहन कर लिया। तो मतलब ईट पाई को याद रखो भाई, लोगों ने आपके ऊपर पाई फेंकी, लोगों ने आपके ऊपर पाई फेंकी और आप उनको, कई बार ये नहीं होता कि
एक तरीके से कोई चीज अपने अंदर ही अंदर पी जाना, ऐसे नहीं बोलते हम अपने गुस्से को पी जाना अपने अंदर ही अंदर। आपको किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, आप अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी जाते हो, उस गुस्से को खा जाते हो, आप बदले में कुछ नहीं बोलते। तो इस तरीके से इसको याद रखो कि जब आप उस बेइज्जती वाली पाई को खा जाओगे तो मतलब आपने उन शब्दों को, दूसरे पर्सन ने जो आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उन शब्दों को खा लिया, आपने उस पर रिएक्ट नहीं किया, मतलब आपने उस शर्मिंदगी को झेल लिया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू अपोलोजाइज। मतलब ऑब्वियसली बात है भी, आप माफी मांगोगे, आप बोल तो सकते नहीं कुछ खिलाफ, रिएक्ट तो कर नहीं सकते। थर्ड इडियम इज ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड। देखो, टेक आ स्टेटमेंट बैक। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी ट्राइस आर द फ्रेंड्स। अब ए की यहाँ पर आदत क्या है, वो बी की बातें तो सी के आगे लगाता है, सी की बातें बी के आगे लगाता है, और बी और सी को एक दिन पता चल जाता है कि भाई ये जो है वो हम दोनों की आपस में मतलब बुराई करता है। तो वहां पर क्या होगा कि बी और सी एक दिन ए को अच्छा खासा समझाते हैं, और ए वहां पर बोलता है ठीक है भी, मैं अपनी सारी बातें, अपने सारे शब्द, सारे जो भी मैंने गलत बातें बोली उन सबको मैं वापस लेता हूँ। मतलब एक तरीके से इसका मतलब होता है माफी मांगना। तो ईट वंस वर्ड का मतलब होता है इसने अपने मुंह से वो शब्द जो बाहर निकाले थे ना, ए ने दोबारा से उन शब्दों को खा लिया, मतलब दोबारा से अपने अंदर ले गया, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया ही वॉज रॉन्ग, मतलब वो इनके बारे में बातें करता था। तो ईट वंस वर्ड का मतलब होता है जब एक इंसान अपने स्टेटमेंट को या अपने शब्दों को वापस ले ले। ठीक है, ये बोल दे कि हाँ भी मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है। फोर्थ इज एंड इन स्मोक। ठीक है, आपने पूरे मंथ तो मेहनत की ऑफिस के अंदर। ठीक है, वो जो आपकी 30,000 रुपीज सैलरी थी, ठीक है, आपने उसको कमाने के लिए पूरे मंथ बहुत ज़्यादा मेहनत की। ठीक है, दिन रात मेहनत की, और आपने क्या किया, जैसे ही आपको वो सैलरी मिली ना, आपने उसको ऐसे धुएं में उड़ा दिया, आपने शॉपिंग कर ली, इधर घूम फिर लिए, खाने में बर्बाद कर दिया। ठीक है, खाने में भी अच्छी चीज़ खाने में नहीं, ऐसे ही फालतू का बर्बाद कर दिया। तो मतलब आपने क्या किया, उन पैसों, वो 30,000 पैसों को आपने स्मोक, मतलब उनको तो जला दिया ना, उनको तो राख कर दिया ना खर्चा करके, तो एक तरीके से आपने उनको धुएं में उड़ा दिया, आपने उनको धुएं में उड़ा दिया। तो एंड इन स्मोक का मतलब होता है जब आपने किसी चीज को धुएं में उड़ा दिया, मतलब आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको व्यर्थ कर दिया, और इससे कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर आप इस 30,000 में से 10-12,000 आप सेव करते तो आपके फ्यूचर में काम आते, किसी छोटे मोटे बिजनेस को शुरू करने में धीरे धीरे। लेकिन अब जो है आपने स्मोक में एंड कर दिया, तो इससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा, कम टू नथिंग, आपको कुछ नहीं प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये होता है एंडिंग स्मोक। फिफ्थ इज एस्केप वंस लिप्स। कई बार ऐसा नहीं होता कि आपके सामने कोई बंदा कोई बात कर रहा है और आपके मन में कोई बात है और आप बिल्कुल कंट्रोल किए हो कि आपको नहीं बोला, लेकिन एकदम से एक्साइटमेंट में आपके मुंह से वो बात निकल जाती है, आपके मुंह से वो बात निकल जाती है। तो यहाँ पर यही इडियम यूज किया जाता है ऐसी कंडीशन में, एस्केप वंस लिप्स, मतलब बोल जाना, बोल जाना मीन्स, एस्केप का मतलब क्या होता है, बचना। वन स्लिप्स मतलब आप इतनी देर से बचने की कोशिश कर रहे थे, इतनी देर से कोशिश कर रहे थे कि मेरे लिप्स से, मेरे होठों से ये बात ना निकले, मेरे मुंह से बात ना निकले, लेकिन एक्साइटमेंट में आपको पता नहीं चला, आपके मुंह से बात निकल गई। तो इसका मतलब होता है स्पीक अनइंटेंशनली, और यू कैन से अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, इंटेंशनली का मतलब होता है जब आप जानबूझ के बोलते हो, और अन लगने के बाद ये हो जाता है भाई अनजाने में बोल जाना। तो एस्केप वंस लिप्स का मतलब होता है ये। नेक्स्ट इज फेयर एंड स्फेयर। देखो, फेयर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। जब कोई चीज बिल्कुल सही हो, सच हो, उसमें किसी भी तरह की कोई अडल्ट्रेशन ना हो, मतलब मिलावट ना हो, बिल्कुल फेयर, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्लियर। तो जब कोई चीज फेयर एंड स्क्योर होती है तो उसका मतलब होता है निष्पक्ष। मतलब यहाँ पर फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, यहाँ पर भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। अगर ए बेशक से आपका भतीजा लगता है और बी आपका कुछ नहीं लगता, और ए की गलती है फिर भी आप ए को गलत ठहराओगे, मतलब गलत को गलत ठहराना चाहे वो कोई भी है, और सही को सही ठहराना चाहे वो कोई भी है। तो फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है निष्पक्ष होना, मतलब किसी भी गलत व्यक्ति का पक्ष नहीं लेना, जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत बताना।
इसका मतलब होता है इन एन ऑनेस्ट वे, मतलब पूरी ईमानदारी से अपना तर्क रखना, अपनी एडवाइस रखना बिना किसी से डरे, मतलब फेयर एंड स्क्वेयर। नेक्स्ट इज फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस, अब हम सबको पता है भी फैंसी ड्रेसेस, डिजाइनर ड्रेसेस कितनी महंगी आती हैं, बहुत महंगी आती है ना, बहुत कीमत होती है उनकी। तो फैंसी प्राइस का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट, मतलब मुंह मांगी कीमत। आप लोगों ने पुरानी मूवीज के अंदर नहीं देखा, विलेन को कोई घर पसंद आ जाता था और वो उस घर को खरीदने के लिए हो हो सकता है वो घर 1 करोड़ का हो, लेकिन वो उसको घर इतना पसंद आ जाता है। ठीक है, सी फेस कुछ आजकल चला हुई, अगर आपका घर समुद्र की तरफ उसका फेस है, मतलब ऐसे कुछ, तो आप उस घर का कुछ भी प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे। आपकी फेवरेट लोकेशन पे है सिटी के अंदर, तो आप ये बोलेंगे कि मैं इस घर के 5 करोड़ भी देने को तैयार हूँ। तो जो 1 करोड़ के घर के लिए आप 5 करोड़ जो दे रहे हो, तो वो 5 करोड़ जो है दैट इज फैंसी प्राइस, मतलब मुंह मांगी कीमत, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ठीक है, सिंपल प्राइस की बात करें तो 1 करोड़, लेकिन जब आप एक मुंह मांगी कीमत दे रहे हो तो दैट इज फैंसी प्राइस। आप लोगों को एक इडियम याद है, फिश आउट ऑफ वाटर। देखो, एक एक एग्जांपल लेते हैं। दो वाटर है यहाँ पर, मतलब दो तालाब है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। ये जो तालाब है भाई, इसमें ट्रबल ही ट्रबल है, और इसके अंदर क्या है, एक फिश है। लेकिन है तो वो वाटर के अंदर ना, बेशक से ट्रबल्ड वाटर है तो पानी के अंदर, वो पानी के बाहर तो नहीं है। लेकिन एक तरफ ये तालाब है, इससे जो फिश है वो बाहर है। ठीक है, इससे फिश बाहर है। तो कौन सी कंडीशन सही रहेगी, मतलब ट्रबल्ड वाटर के अंदर या बिना वाटर के, मतलब पानी के बाहर? तो ऑब्वियस सी बात है, पानी के बाहर तो मछली मर जाएगी। ट्रबल्ड वाटर के अंदर तो फिर भी वो किसी तरीके से जिंदा रह जाएगी। अब समुद्र में इतना तूफान आ जाता है इधर उधर, फिर भी मछलियां जिंदा रहती है ना, उनको कुछ होता तो नहीं है। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपोजिट सिचुएशन, या फिर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, मतलब दूसरों की मुसीबत से। ठीक है, इसका मतलब होता है दूसरों की विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, या फिर आप एक ट्रबल्ड वाटर के अंदर थे, फिर भी मछली ने अपने आप को किसी तरीके से बचा लिया, और उस बड़ी सी मछली को उस तूफान के अंदर, समुद्र के अंदर एकदम से कुछ छोटी मोटी मछलियां इधर से उछलकर उसके मुंह के अंदर आ गई। तो उसने उस ट्रबल्ड सिचुएशन का भी, उस विषम परिस्थिति का भी क्या उठा लिया, फायदा उठा लिया। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब था, ये वाला जो इडियम था फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब था भी एक पेनफुल कंडीशन में होना, या फिर एक अनुकूल परिस्थिति में ना होना। एक मछली के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है, पानी के अंदर, लेकिन एक ट्रबल्ड वाटर के अंदर होना फिश का, इसका मतलब होता है विषम परिस्थिति का फायदा उठाना, लाभ उठाना। नेक्स्ट इज फ्रेंच लीव। अब भाई एक बंदा है, ठीक है, राम, उसको हमेशा से फ्रांस जाने का बड़ा शौक है। ठीक है, लेकिन उसका जो बॉस है वो उसको एक दिन की छुट्टी भी नहीं देता, तो कहाँ उसको 1 महीने की छुट्टी देगा। तो राम ने सोच लिया भी अब तो मैं फ्रांस घूम कर ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो क्या करता है, वो अपने बॉस को बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए वो ले लेता है फ्रेंच लीव, मतलब बिना बताए वो ले लेता है लीव और चला जाता है फ्रांस घूमने। ठीक है, तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है जब बिना किसी सूचना के आप क्या हो जाते हो, आप वहां पर अनुपस्थित हो जाते हो। ठीक है, तो वहां पर यूज किया जाता है फ्रेंच लीव को। ये आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने समझाया है। ठीक है, तो अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन, ठीक है, बिना किसी परमिशन के और बिना किसी सूचना के लीव ले लेना, दैट इज फ्रेंच लीव। एंड द लास्ट इडियम इज 40 विंग्स। विंग्स का मतलब होता है भाई पलक झप। देखो, विंग्स का मतलब होता है, विंकल जो होती है उसका मतलब होता है पलक, और विंग्स का मतलब होता है पलक झपकाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं विंग्स। और 40 का मतलब होता है भाई 40। ठीक है, आप लोगों ने कई बार हम ऐसे नहीं बोलते, आप कहीं से थक के आए और दोबारा से आपको 2-3 घंटे का काम है, तो आप अपनी मदर को बोल देते हो कि मम्मी मैं एक थोड़ी सी नैप लेके, थोड़ी सी झपकी लेके खाना खाऊंगा। तो झपकी का मतलब होता है 40 विंग्स, मतलब 40 बार जब आप अपनी पलकों को ऐसे झपकाएंगे तो बस वो 5-10 मिनट की नैप होती है जिसमें आप अपनी
थकान को उतार लेते हो, अपने स्ट्रेस को रिलीज कर लेते हो। तो 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी, मतलब नैप, यानी 2-3 घंटे के लिए सो जाओगे, ठीक है, 10-15 मिनट के लिए या 5-7 मिनट के लिए आप थोड़ी सी नैप ले लेते हो, ठीक है, अपनी चेयर पर रिलैक्स होकर। So these are the today's idioms. Let's move on to the yesterday's idioms. चलिए उनको रिवाइज करते हैं फटाफट से, like we always do. ठीक है, नेक्स्ट पहली क्लास में हमने पढ़ा था डोंकीज ईयर, मतलब बहुत सालों बाद, मतलब गधे के 2.5 दिन आते तो 2.5 दिन के लिए, लेकिन बहुत सालों बाद आते हैं, लेकिन आ जाते हैं। डाई इन हार्नेस, मतलब अपनी कार्यविधि के अनुसार, अपनी कार्यविधि के अंदर ही मर जाना। भाई कोई पीएम है, 5 साल की ड्यूरेशन होती है, लेकिन उसने 2 साल कंप्लीट किया, उसकी डेथ हो गई। डेमोकस वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर सर पर मंडराता खतरा। स्वॉर्ड का मैंने बताया था ना, जब भी तलवार की बात आए तो पक्का कुछ ना कुछ नेगेटिव छुपा हुआ है वहां पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डेड लेटर, एक ऐसा कानून जो कि पहले लागू था अब नहीं है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है एक, मतलब अप्रत्याशित रूप से जीत जाना, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं थी जीतने की और वो जीत गया। डार्क हॉर्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप सच में घोड़े के लिए ही आप इसको यूज करेंगे, आप किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हो। किसी ने कोई लॉटरी वगैरह में पैसा लगाया था और कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो जीत गया, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो डार्क हॉर्स, ठीक है, जरूरी नहीं कि घोड़े के जीतने पे यूज होगा। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ का मतलब होता है भी आय के अनुसार व्यय करना, मतलब इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर करना, खर्च करना। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा कट नो आइज। कट नो आइज का मतलब था यहाँ पर, मतलब कोई भी असर नहीं डालना, मतलब इम्प्रेस ना कर पाना। कट बोथ वेज का मतलब होता है दोनों ही पक्षों के तर्क में बोला, मतलब आप ए की तरफ भी बोल रहे हैं, बी की तरफ भी बोल रहे। जैसे अभी हमने वो किया था ना, एक यहाँ पर हमने अपना ईडियम किया था फेयर एंड स्क्वेयर, उसका क्या था भाई निष्पक्ष होना। लेकिन एक तरीके से यहाँ पर जो कट बोथ वेज है ना, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। कट बोथ वेज का मतलब इधर भी बोलना उधर भी बोलना, मतलब बिना तली के लोटे होते ना, जो इधर भी बोल पड़े उधर भी बोल पड़े, लेकिन फेयर और स्क्वेयर था इसका अपोजिट, मतलब ये एक दूसरे के इंटोनिम हो जाएंगे। कट बोथ वेज एंड फेयर एंड स्क्वेयर, जो हमने आज की क्लास में पढ़ा था। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रयास के बाद भी कोई प्रभाव ना छोड़ना। क्राई और स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है व्यर्थ में पछताना, मतलब जो चीज अब खत्म होगी, जिसको आप बदल नहीं सकते, उस पर पछताने से या रोने से कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है उसको, उससे सबक लेकर आगे बढ़ो। सो ये थे हमारे आज के और कल के इडियम्स। प्लीज इनको डेली बेसिस पर, एक बार तो क्लास में हो जाते हैं, सेकंड टाइम अगले दिन हो जाते हैं, तीसरी बार भी इनको रिवाइज करो तो आप इनको दिमाग में फिक्स कर लोगे, कभी भूलोगे नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मेरे साथ कॉमर्स की स्टडी करना चाहते हैं एंटी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें कॉमर्स मैनेजमेंट और एचआरएम एक क्रूशियल पार्ट है, then you can visit my channel. My channel name is Pooja Duran, and there you can study with me without any rectification and with lots of clarification. You will find the channel link in the description box, or you can search the channel name Pooja Duran, then you can find on YouTube. ओके, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।